ये एग्जाम्पल हो रही थी इसकी पार्टी और बी। एक नजर देखें क्या बात है। जानवी इसमें सवाल आ रही है। पेज नंबर 52 सर। पहले सिनेरियो में क्या सिचुएशन करना शुरू करें। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ। एक्सपेक्टेड ये था कि डिस्काउंट अवेल नहीं होगी और वो हुई भी नहीं। ठीक है सर। सेल डेट के पिछला पेज 10 दिनों में पैसे देने थे, तो ना ही एक्सपेक्टेड था कि देगा और ना ही दिए। सेकंड में क्या था, एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि 10 दिन में पैसे देगा, लेकिन कस्टमर ने पैसे 10 डेज में दे दिए। फिर क्या किया हमने, एक्सपेक्टेड नहीं था तो 10,000 पे सेल रिकॉर्ड हो गई, लेकिन जब डिस्काउंट अलाउ की तो फिर डिस्काउंट अलाउ रिकॉर्ड। बहस वही है, बस इसकी सिर्फ फाइनली प्रेजेंटेशन ही है। डिस्काउंट अलाउड अगर आपने लिख भी लिया तो लेस कहाँ से करें, बस ये बहस है। थर्ड सिनेरियो करो। क्या एक्सपेक्टेड है, फिगर्स के साथ बताएं क्या एंट्री करें। 8 तारीख करवा दें, जरूर करवा दें। डेटर या रिसीवेबल डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड है तो आपने पहले ही उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया जितना आपको लग रहा है कि होगा। 17 को एंट्री बता दो। कैश डेबिट कितना, कैश डेबिट विद इन टाइम पैसे दिए उसने, एक्चुअली भी 9600 ही देगा ना। एंड रिसीवेबल डिस्काउंट अलाउड किधर गई, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई है सर, ऑलरेडी रेवेन्यू में से लेस हो गई और वहीं से करनी थी, वहीं से लेस करनी थी। डी सिनेरियो करवा। 8 अगस्त डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कितने से एक्सपेक्टेड है, 31 को मिल रहे हैं बस। कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे सर, 10,000। वो क्यों, डिस्काउंट के टाइम पीरियड के बाद पैसे मिले। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विद इन टाइम दे देगा, लेकिन शायद कस्टमर ने पैसे टाइम पे नहीं दिए। रिसीवेबल कितने से क्रेडिट करो, डबल एंट्री कैसे पूरी करो। इसका फिर मीनिंग ये होना कि हमने एक्सपेक्टेड बेसिस पे कम से रिकॉर्ड की हुई थी, तब फिर अगर डिस्काउंट फाइनल नहीं दी तो रेवेन्यू 400 से क्रेडिट करो। ठीक है, समझ गए सेंस। देख लें नीचे एंट्रीज लिखी हुई, आप कोई कंफ्यूज ना करा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट जरा फाइनल कर रहे हैं। ओके जी, ये पैराग्राफ पेज नंबर 52 का बिल्कुल एंड में पैराग्राफ लिखा हुआ है, पढ़ के बताएंगे क्या कहता है।
कुछ रेशियो से बात कर रहे हैं। अगर आप सेल्स को कम या ज्यादा कर रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट पे भी इफेक्ट है, और डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट कम होने से, लेकिन पहले जो होता था वो ये था कि डिस्काउंट अलाउड ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जाता है, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं होता था, सिर्फ नेट प्रॉफिट पे। मतलब इस ट्रीटमेंट का नेट इफेक्ट ऐसे है। बाकी मेरी सजेशन यही है, जरा सेकंड सिनेरियो की दूसरी एंट्री 17 अगस्त, ये वाली देखें, 17 अगस्त ऊपर दरमियान में। मेरी सजेशन में से यही कि डिस्काउंट अलाउड ही वर्ड लगाना चाहिए आप, लेकिन बस उसको लेस कहाँ से करते हैं, मेरा ख्याल रादर देन के 12 एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसने लेस होना डिस्काउंट अलाउड में सेल से, तो आप सीधा सेल डेबिट भी लिख सकते हैं, तो ये शायद एट द एंड ऑफ द डे बात रहेगी। कोई आपके ज़हन में कंफ्यूजन? बायर्स पर्सपेक्टिव का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बायर जरा एक सेकंड बना, बायर का भी डिस्काउंट अलाउ होगी, उससे शायद रिसीव होगी, उसे अलाउ की जाएगी। तब सेल्स के अगेंस्ट हमने जरा परचेजेस की बहस करनी है, इसकी भी पहले स्टेट मेरा एग्जांपल देखना है इंग्लिश में फर्स्ट आने से देखिए, मिड ऑफ द पेज तरह देखें, पेज नंबर 53। M Enterprises sold goods of rupees 10,000 to Z Limited on 8th August 2021 to be paid on 31st August 2021. However, if ZL pays within 10 days, it will be entitled to 4% discount and will have to pay only 96 cents. वही data है। How the above transactions along with following independent scenarios will be treated in the books of ZL on 8th August and on the date of payment. Scenario A और B को पहले एक मिनट गौर से देखे समझेगा। ZL did not take advantage of settlement discount terms and paid on 31st August. ZL took advantage of settlement discount and paid on। अब ये सर जी डिस्काउंट ना रिसीव की तरफ गेम जा रही है, तो सॉर्ट ऑफ ये इनकम बननी है, क्या ख्याल है? तो यहाँ ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ शायद एक्सपेक्टेड बेसिस पे डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। सेलर बने, जरा एक सेकंड वापस यहाँ पिछला पेज देखेंगे, सेलर ने क्या करना है, नहीं पिछली एग्जांपल जो उसका रेवेन्यू बढ़ना है कम होना है, इसने डिस्काउंट अलाउ करना है, तो उसे तो अगर लग रहा है कि डिस्काउंट अलाउ करनी पड़ेगी तो वहां तो हम रिलेक्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल जरा सी सिनेरियो देखें, सी सिनेरियो की एंट्री हमने एक्सपेक्टेड बेसिस पे 9600 रिकॉर्ड कर दिए। डी सिनेरियो जरा देखें, बाद में डिस्काउंट नहीं देंगे तो रेवेन्यू बढ़ा लेंगे, तो यहाँ तो हमारा रेवेन्यू कम होना था सेलर के एंगल से, तो हमने रिलैक्स रह के ये काम कर दिया। लेकिन अगर बायर बन के हम सोचेंगे और हम ये एक्सपेक्टेड हम डिस्काउंट ले लेंगे और बाद में ना लें, तो ये इनकम रिकॉर्ड हो जानी है। तो इनकम रिकॉर्ड करने में ज्यादा हम कॉन्शियस रहते हैं, इस कॉन्सेप्ट की बात शायद हो रही है। तो यहाँ हम शायद उस दिन का ही वेट करेंगे जिस दिन हम अल्टीमेटली डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अपने सिनेरियो 1 पढ़े अंदर, यहाँ कोई एक्सपेक्टेड वाली बात नहीं है। लेट्स अज्यूम अगर किसी बायर को ये एक्सपेक्टेड भी है कि मैं टाइम पे पैसे दे दूंगा, तो वो इनिशियली क्या एंट्री करेगा, नहीं मतलब क्या एंट्री करेगा सर, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट एट फुल अमाउंट। अगर विद इन टाइम पैसे देगा तो फिर डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड कर लेगा और उस डिस्काउंट रिसीव को फिर अपनी परचेज से बाद में नेट करेगा, एक्सपेक्टेड बेसिस पे नहीं, एक्चुअल बेसिस पे एंट्री। क्लियर है? वहां क्या होता रहा, यहाँ क्या हो रहा, वहां क्योंकि रेवेन्यू ने कम होना इसलिए शायद हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बायर के एंगल से अगर देखें तो इनकम बननी है, तो इसलिए इनकम तभी बनाएंगे शायद जब कंफर्म हो। तो कंफर्म कब हो जाएगी, जब हम टाइम पे पैसे देंगे, और अगर नहीं कंफर्म होगी तो फिर नहीं। अब जरा पढ़ा नंबर 1 बताइए एंट्रीज, डेट डेट बजा डेट 8 अगस्त को क्या एंट्री करेंगे,
और जाने दे यार, वो कहता है अच्छा चलो यहाँ तो ठीक है, 31 को पैसे देने ठीक है। 31 को कितने पैसे देंगे फिर अगर डिस्काउंट का पीरियड अवेल नहीं हुआ? तो परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट 10,000, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 10,000। ठीक है। ZL took advantage of settlement discount and paid on 17th। 8th को क्या एंट्री करेंगे? 10 से। अगर एक्सपेक्टेड बताया भी हो कि एक्सपेक्टेड है कि हम दे देंगे, इवन देन 10 से ही। हाँ, अगर आप विद इन टाइम दे देंगे तो 17 अगस्त देखें। पेएबल डेबिट कितने से? लायबिलिटी तो 10,000 से रिकॉर्ड हुई है। अब कैश कितना दे रहे होंगे और 400 फिर डिस्काउंट रिसीव लिखना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिस्काउंट रिसीव जो है इसने परचेजेस से लेस होना और डिस्काउंट अलाउड इन सेल्स। क्रक्स ऑफ द स्टोरी। बाकी अब रसूलन मेरे ख्याल थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए। पढ़ ले, मेरा ख्याल मेरे सामने पढ़ने घर जाकर पढ़ना। ये बायस पर्सपेक्टिव पढ़े हुए। जी वही लग रहा है कि गेन हो जाए। रिबेट से डिस्काउंट को कहता है रिबेट। दस इंग्लिश में क्या इंग्लिश में वही लिखा है सर? ये थर्ड पैराग्राफ का स्टार्ट के एंड में लिखा, फर्स्ट लाइन में, थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़नी। ओवर प्रेफर्ड बीवीज, ये आई कैप है। मींस आईएफआरएस 15 ये जो है वो तो किसको डील करता है? वो तो रेवेन्यू का है, लेकिन वो कहता है उसी रेवेन्यू को अगर बायर को एंगल से सोचा जाए तो कंसिस्टेंसी के लिए फिर अगर सेलर जो है वो सेल से लेस कर रहा है तो बायर को भी फिर कहां से ही लेस करना चाहिए? पेज नंबर 72 में जाए। ये कल एग्जांपल नंबर 16 और एग्जांपल नंबर 20 की थी। अगर एक क्वेश्चन करना जल्दी से जरा इनको रिवाइज करना, 16 और 20। जॉनस नोट्स ओके जी प्लीज। एग्जांपल नंबर 16 एंड 20 रिवाइज करना जरा एक
ये कुछ आ गया याद से? वो सर एग्जांपल नंबर 16 एंड 20 कौन सी यार? पेज नंबर भी बताया यार। 72 पेज पे, 24 पेज पे भी है। मैंने कब कहा कि नहीं है? मैंने पहले पेज नंबर बताया है, फिर मैंने एग्जांपल नंबर बताया। आपने अपनी मर्जी से 16 और 20 ढूंढ के पढ़नी शुरू कर दी। पेज नंबर भाईजान 72 इज नॉट अनदर नेम ऑफ 24 है। खुदा का नाम नहीं, मेरे भाई ने सामने 24 नंबर से पढ़ना शुरू किया है। अगर यहाँ ये हालात है तो वहां क्या होंगे? थोड़े सर इस बहस को 39 पेज पे आ जाना, तो तू मच रहे भाई को। पेज नंबर 39 छोड़ दो। क्या वैसे किसी ने आगे पढ़ा तो क्या पढ़ा? क्या था इस पर? इधर एक ठीक ठाक जरा सोचने वाला सवाल है। रजिस्टर खोलना पेज नंबर 39। तो अब शुरू करें, मेरे ख्याल काफी मजाक कर लिया हमने इसको। पेज नंबर प्लीज 39, क्वेश्चन नंबर 5, end of the page. Thursday Enterprises is a supplier of the product Z and you have provided and has provided you the following information. On 1st August 2018, TE entered into 6-month contract with the customer Alpha for sale of Z for rupees 250 per unit. Under the following terms and conditions, if Alpha purchases more than, who is Alpha? What is Z? Name of the product is Z and the name of the customer is Alpha. If Alpha purchases more than 5,000 units during the contract period, the price per unit would be retrospectively reduced to 215 per unit. T is, underline this line, next page. Unconditional right to consideration, to receive consideration, would be established upon क्या मतलब? T is unconditional right to receive. Receivable कब डेबिट होगा? अपॉन के बाद कॉलम बना हुआ है .1. Completion of quality control procedures by Alpha for the first order. The procedure would take a week after receiving the goods. Number 2, placement of order by Alpha for subsequent orders. Other transfer. Unconditional right to receive कब बनेगा? पहले ऑर्डर के अगेंस्ट तब बनेगा जब क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाएंगे और वो प्रोसीजर्स गुड्स रिसीव होने के एक हफ्ते में पूरे होंगे। नंबर 2, सब्सीक्वेंट ऑर्डर्स का अनकंडीशनल राइट टू रिसीव तब बन जाएगा जब ऑर्डर प्लेस कर देगा कस्टमर अल्फा। ये अलग अलग डिस्टिंग्विश करना था। पहला ऑर्डर शायद अलग था और सब्सीक्वेंट का मतलब क्या होता है? तो दूसरा तीसरा एक्सेट्रा जो ऑर्डर्स होंगे उनके अगेंस्ट अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कब बन जाएगा? जब ऑर्डर प्लेस हो जाए। ऑर्डर प्लेस हो जाए, ऑर्डर प्लेस होने पे सेल रिकॉर्ड हो जाए। रिसीवेबल रिकॉर्ड होना और चीज है, रेवेन्यू रिकॉर्ड होना और चीज है। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। कंट्रोल कब ट्रांसफर होता है? जब गुड्स ट्रांसफर हो जाए। गुड्स कब ट्रांसफर हो जाती हैं? वो दोबारा पढ़ लेता है। ये दोबारा पढ़ लेंगे ना, कंट्रोल तो आगे बढ़ेगा। राइट टू रिसीव, रिसीवेबल कब डेबिट होता है? रिसीवेबल कब रिकॉर्ड होता है? जब अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव बन जाता है। एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन TE, हमारा बिजनेस है TE, Thursday Enterprises, concludes that the Alpha's purchases will not exceed the 5,000 units threshold for the discount. Threshold meet नहीं होगा। Alpha places the following orders: order date, units, delivery date, bracket,
ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, मेरा ख्याल है कि अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल डिलीवरी डेट के नीचे ना लिखा हो तो आम हालात क्या होंगे? डिलीवरी डेट पे ही ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होगा, क्या करना? पेमेंट डेट पे होगा या ऑर्डर डेट पे? नॉर्मल सिचुएशन डिलीवरी डेट पे ही कंट्रोल ट्रांसफर। दो सिचुएशन, दो ऑर्डर्स दिए हैं शायद, 10 अगस्त को है, 25 अगस्त को, फिर उनकी डिलीवरी डेट्स दी हुई और पेमेंट डेट्स रहती हैं। एक सिनेरियो 2 की है। On 1st February 19, Thursday Enterprises entered into a 6 months contract with another customer Beta for sale of Z for rupees 250 per unit under the following terms and conditions. If the Beta purchases more than 15,000 units during the contract period, the price per unit would be retrospectively reduced by 215 per unit. ये तो शर्त हुई है। T's unconditional right to receive consideration would be established upon, अब ये शायद आसान बात है, क्या जैसे ही रेवेन्यू क्रेडिट होगा वैसे ही रिसीवेबल डेबिट होगा? At the inception of the contract, TE concludes that the Beta will meet 15,000 units threshold for the discount. Beta placed the following orders: order date, delivery date, payment date required. In respect of the above contracts, prepare journal entries to be recorded in the books of T for the year ended 31st December 18 and 19. एक शायद ब्रैकेट और भी नीचे, थोड़ी सी नीचे चलेगी। Entries without date will not be awarded any number. हमारे लिए डेट्स बड़ी जरूरी हो गई। दो सिनेरियो है सर, कौन कौन सा दो? जहां जहां जरूरत पड़े मैं आपको कुछ दूसरे पेजेस पे लेके जाऊं तो कंडी साथ साथ रहेगा, फुल कंसिडरेट करें। थर्सडे एंटरप्राइजेस, जर्नल एंट्रीज, दो सिचुएशन है, ए बी। रहता है बेस्ट शुरू कर। कॉस्ट में सेट सेट कॉस्ट नहीं, मैंने फाइनल कर दिया, मैंने चेंज कर दिया नहीं, ये फाइनल जैसे कि कॉपी करवानी शायद पड़ेगी, इसको व्हाट्सएप वगैरह बना लो, बैठ व्हाट्सएप बनवा लो, वो देखे करवा लो, क्लास 10 में दे देंगे शुरू में। ये सर फर्स्ट डेट सर करवाना है सर। फर्स्ट रेलेवेंट डेट सिनेरियो ए, फर्स्ट रेलेवेंट डेट, फर्स्ट रेलेवेंट डेट, फर्स्ट रेलेवेंट डेट 10 अगस्त नहीं, पहला ऑर्डर और है दूसरा और है, ध्यान से देखना है। पहले ऑर्डर की रेलेवेंट डेट, ये तो 10 अगस्त पे अनकंडीशनल राइट टू रिसीव नहीं बन जाना। फर्स्ट ऑर्डर जो है उसका राइट टू रिसीव अनकंडीशनल तब होना है जब 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 तो 10 अगस्त के जब गुड्स की क्वालिटी इंस्पेक्शन शायद होनी है। 10 अगस्त के ऑर्डर डेट है, 28 अगस्त के डिलीवरी डेट है, 12 सितंबर के पेमेंट डेट है, ऊपर पॉइंट 1 में जाए 28 अगस्त डिलीवरी डेट है, राइट टू रिसीव अनकंडीशनल कब होगा? गिन लेते हैं तकरीबन गिन लेते हैं, एक वीक तकरीबन गिनना नहीं, ठीक है, विद इन 7 डेज को डेट भी लिखनी है ना सर जी। नहीं वो तो फिर बाद में देख लेंगे ना, अब एक एंट्री करनी है।
एक एक करके चलना है। और सारी डेट ही गिन लें यार, खुदा का नाम ले यार, 3 या 4 के अलावा तो इख्तलाफ नहीं, 31 अगस्त है तो हफ्ता गिन लेंगे बाद में। पहली डेट अब 28 फरवरी 18, बस 10 वाला क्लियर कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर में 10 रेलिवेंट नहीं है। 10 तारीख को जब ऑर्डर हुआ तब कुछ भी नहीं है, तब कुछ भी नहीं है फर्स्ट ऑर्डर में। 28 को क्या होना है, गुड्स की डिलीवरी से क्या होना है, नहीं है। गुड्स की डिलीवरी से क्या कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होना, रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। 28 अगस्त पे कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा, रेवेन्यू रिकॉर्ड होना। इस तरह ना लिखें, देख इसका कोई फायदा नहीं। तो एंट्री थोड़ी सी, आप एक एक बात को जरा ध्यान से सोचें, कितने से रेवेन्यू रिकॉर्ड होना। पिछले पेज पे 2-3 लाइनें कंडी जरा साथ नहीं करें। 3000 यूनिट्स इनटू और 215, क्यों नहीं हम नहीं एक्सपेक्ट करे ढूंढे, हम नहीं एक्सपेक्ट करें कि थ्रेशोल्ड मीट होगा। कितना नहीं, कितना 250 अमाउंट, इतना इशू नहीं है। व्हाई द रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, कंट्रोल ट्रांसफर, व्हाई इज द रेवेन्यू क्रेडिटेड एट 250 पर यूनिट। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट थ्रेशोल्ड विल बी मेट, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई। डेबिट हो गया कैश, रिसीवेबल डेबिट हो गया। राइट टू रिसीव अनकंडीशनल तब होना जब हफ्ता गुजर जाना पहले कॉन्ट्रैक्ट का। तो इस वक्त रेवेन्यू तो अर्न हो गया, लेकिन अभी राइट टू रिसीव अनकंडीशनल नहीं है, तो देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट एसेट वर्ड आ जाएगा टेम्परेरी तौर पे। कब तक एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट वर्ड कब आ जाता है, जब क्या कंडीशनल हो भाईजान, राइट टू रिसीव अगर कंडीशनल हो। और कब तक फिर ये रहता है, जब तक राइट टू रिसीव अनकंडीशनल ना हो जाए। अब लिखें, अगर एक ना तो जरा सही तरह बताएंगे, याद है तो चेक कर ले दोस्तों, मेरे ख्याल ठीक है। देखा था किसने, नहीं इन्होंने चेक कर ही दिया ना, मुझे मैंने कहा था उसने कर लिया था ना, वो पासवर्ड का बात हमने पकड़ के कैलकुलेट करूँगा तो लगा ले 10-15 लोग, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल तकरीबन, लेकिन एक नंबर सरसरी का देखिए रखना। पेन पेन जी, नेक्स्ट डेट से 20। अब कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री है, लेकिन उसकी मेरे ख्याल इन्फॉर्मेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट सॉफ्ट क्रेडिट बिल्कुल ठीक है आपके पास, लेकिन शायद कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं। 27 सितंबर का इतनी दूर कहाँ चले गए यार। 8 को भी 28, 28, 29, 30, 31, यकम 2, 3 मेरा ख्याल बनता है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपने गिनी कोई 7 4 अगले दिन से गिनना तो अगले दिन से गिन लेते हैं यार। तो सर आफ्टर गिन के 4 कर देते हैं डेट, 3 और 4 के बराबर तो इतराज नहीं है। 15 ये 3 या 4 आपकी मर्जी। उसने ये डेट सही होनी चाहिए, उसने का डेट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ ले क्योंकि अगर यही बहस है तो ये बहस के लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 726 अभी बनना है। जी सर, जी एंट्री बताएंगे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। कैंडी सही जरा स्टैंडर्ड वाले वर्ड्स हो रहे हैं, अब क्या होने लगा। राइट टू रिसीव कंडीशनल एंड कंडीशनल अगर हो रहा है तो क्या डबल एंट्री बनी, बढ़ जाएगा जी। हाँ सितंबर से जी, ये वो तो सब्सिक्वेंट ऑर्डर है, ये तो पहला ऑर्डर चल रहा है। नहीं पहला ऑर्डर है यार, 10 अगस्त का पहला ऑर्डर, फिर 25 वाला दूसरा है शायद। नहीं सही लिखा हो, अपॉन completion of the quality control procedures for FF for the first order।
and placement of orders for alpha for subsequent orders. ये सारी नेक्स्ट डेट कंसंट्रेट करें, इसका नहीं फायदा कोई। मौसम जाने दे सारा 25 दिसंबर ला खुदा का नाम भैया 12 सितंबर पैसे भी तो पैसे रिसीव करें सर, कितना मिलेगा? इतना ही मिलना चाहिए। कैश डेबिट, कैश और बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट बाय 750। पहले ऑर्डर के अगेंस्ट ही लिखा हुआ 12 सितंबर। बल्कि इसकी ना ये जरा कैंडी का छोटी सी हम जरा जहां जहां जरा मेन चीज है, इसे सेकंड की जरा एक रिलेशनशिप ना, इसमें क्या होता है? राइट टू रिसीव becomes unconditional. Right to receive become unconditional. थर्ड में क्या हुआ? 12 सितंबर कैश रिसीव जी। नेक्स्ट डेट सर, अब फुल फोकस कर रहे हैं। डेट 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 25 दिसंबर को क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। तो प्लेसमेंट ऑर्डर पे क्या हुआ? प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर पे क्या हुआ है भाई? राइट टू रिसीव अनकंडीशनल हो गया। लेकिन यहाँ दूसरी जो गेम चली है वो जरा गौर से देखें। 4000 यूनिट्स अभी पिछले पैराग्राफ में जाए, पीछे पेज पर 5000 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट था और डिसाइड ये हुआ था कि 5000 से ज्यादा हो जाएंगे तो रिट्रोस्पेक्टिव रिडक्शन होगी। हमें क्या लग रहा था फिर नहीं होंगे, तो बाकी काम तो अभी बाद में करते हैं। मेरा ख्याल इस दिन फिर पहले को पिछला काम करवाना चाहिए आपको। उसी तरह से एग्जाम्पल 20 भाग के जाए और भाग के वापस। एग्जाम्पल 20 जल्दी से, ये 7000 यूनिट्स हो रहे हैं, 3000, 4000, 5000 का थ्रेशोल्ड हमें लग रहा था मीट नहीं होगा, लेकिन मीट हो गया है। सेकंड क्वार्टर में फिर आपने कुछ करवाया था, अब हमें अपना रेवेन्यू एडजस्ट करना पड़ना है और क्या वो पैसे फिर वापस करने पड़ने हैं। पहले आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंट्री ऑफ द सेकंड क्वार्टर। फर्स्ट एंट्री जो सेकंड क्वार्टर में हुई थी, क्या एंट्री बनी? रेवेन्यू डेबिट पेबल टू कस्टमर मींस रिफंड लायबिलिटी सॉर्ट ऑफ क्रेडिट। बाकी करवा देंगे। ये फिगर बताइए कैसे है? 3000 इंटू 35 बन जाएगा। चलिए 250 माइनस 215 35 रुपए बनता है। 105। ये क्या किया हमने? जरा इसको नरेशन बनाया, जरा बाद में को रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं हाँ जी, जब हमारे थ्रेशोल्ड मीट हुआ तो हमें रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना है। हाँ जी, रेट्रोस्पेक्टिव द रिवर्सल ऑफ एक्स्ट्रा रेवेन्यू रिकॉर्डेड on meeting the threshold. Extra revenue recorded on meeting threshold of 5000 euros. आइए सेट लगाया हमने और नहीं लगाया, लेकिन एस्टीमेट चेंज वाला लगाया। रेट्रोस्पेक्टिवली पिछले सालों में एडजस्टमेंट कोई नहीं की, जब पता चला उसी वक्त की है। चेंज इन एस्टीमेट किया। रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड का सिर्फ मतलब ये है कि पिछली प्राइस एडजस्टमेंट होगी। ये एरर हुआ था एस्टीमेट चेंज, हमारा अंदाजा था जो गलत साबित हुआ। हाँ, अगर मेरे जैसा हो जिसने जानबूझ के गलत अंदाजा लगाया हो
वो भी रहता है, वो प्रायरी रहता है। तो जानबूझ के किसी ने फ्रॉडेंटली ये हरकत की, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर आपका अंदाजा चेंज होगा तो वो फिर चेंज इन एस्टीमेट जिस साल होगा उस साल अकॉर्डिंगली करेंगे। बस ये करंट ईयर ही शायद बनता, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर भी हो तब भी ही एडजस्टमेंट करें। जी नेक्स्ट डेट। अब यहाँ जरा बड़ी संजीदगी रिक्वायर्ड हो जाएगी, संजीदगी रिक्वायर्ड हो जाना है। डेट 25 अब गेम सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की आ गई, सॉरी सेकंड ऑर्डर की। अब 25 दिसंबर पे आपने क्यों रोका? अच्छा 25 दिसंबर आप नेम रख के बताएं क्या तो हो गया है लेकिन क्या नहीं हुआ अभी भी। राइट रिसीव तो एस्टेब्लिश हो गया है लेकिन अभी ये पैसे कमाए नहीं है। नेक्स्ट डेट देखें पैसे कमाएंगे कब? वो तो 15 जनवरी को कमाएंगे, लेकिन अगली डेट देखें मतलब 10 जनवरी को पैसे मिल जाने। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे चाहे पहले मिले बाद में मिले, ये कोई बहस नहीं है। हम कमाएंगे कब? जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा, वो ठीक है कुछ दिन पहले पैसे मिल गए। तो 25 तारीख को क्या तो हो गया लेकिन क्या नहीं हुआ। राइट और रिसीव अनकंडीशनल हो गया लेकिन अभी पैसे कमाए नहीं। एंट्री करवानी है हमने, छोड़ दे। बताइए क्या डेबिट कर? रिसीवेबल डेबिट, बिल्कुल सही है। पैसे मिलना अनकंडीशनल तो हो गया है लेकिन कमाई नहीं है, तो ये साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? रिसीवेबल और अन इनकम है। ये इनकम कब बनेगी? जब कमाएंगे। तो मिलना राइट तो हो गया है लेकिन कमाया तो है नहीं, तो डबल एंट्री। रिसीवेबल डेबिट अन इनकम टाइप चीज है, लेकिन ये अन इनकम टाइप जो चीज है इसे स्टैंडर्ड में ब्रैकेट में लिखने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अक्सर कहा जाता है। ये मैंने शायद 2 दिन से बता भी रहा हूँ, लेकिन इस तरह बात नहीं बननी। पहले आप जरा पूरी जो मैंने गुजारिश आपके सामने रखी है उसको जरा सोचें, देखें, फिर बताएं। एडवांस है, एडवांस बल्कि शायद सही वर्ड नहीं, इसमें पैसे तो मिले नहीं, क्या हो गया है क्या नहीं हुआ। राइट मतलब मिलना तो हमारा राइट हो गया, हम कह सकते हैं हमारे पैसे दें, लेकिन हम अगर अपने एंगल से देखें तो अर्न नहीं, कमाई नहीं। कैसे वर्किंग करते? 4000 मल्टीप्लाइड बाय, और जाने दें यार 250 ही है, तो वो बहस खत्म हो गई, थ्रेशोल्ड मीट हो गया। कस्टमर को भी पता है कि मैंने देने, और हमें भी पता हमने कितने लेने। ऊपर जाए वापस रहा, पहले 250 रिसीवेबल क्यों बना लिया था? क्योंकि कस्टमर से हमारा 250 के हिसाब से उस वक्त रिसीवेबल था, लेकिन अब थ्रेशोल्ड मीट हो गया हुआ है। कस्टमर नोज कि अब गेम 215 की तरफ चली गई, 860 है। देख रहे तसल्ली से देख ना। नेक्स्ट डेट 10 जनवरी, गेम जरा ऑन है, फुल ऑन है, और 19 है लेकिन मेरा ख्याल नेक्स्ट ईयर हो गया ना। जी सर, पहले देख लें क्या हुआ, पहले हुआ कैश है, कैश आया है तो कैश तो डेबिट हो गया, लेकिन अब ये कैश जो आया है ना रिसीवेबल होने के बाद आया। अब ये गुड्स डिलीवर होने से पहले तो आ गया है, लेकिन रिसीवेबल के बाद ये तो ये अनअर्न्ड नहीं, अब अनअर्न्ड वो बना हुआ, वो बना हुआ तो बनाया जरा इसका डबल एंट्री बनवा कैश डेबिट। लेकिन सर ये एक छोटी सी गेम और साथ शामिल करें, 25 तारीख की जो पहली एंट्री थी, नंबर की जो पहली एंट्री जो पिछला रेवेन्यू रिवर्स की है, क्या उसके अगेंस्ट हमने पैसे वापस नहीं करने? तो मेरा ख्याल है यहाँ कोई शायद कंपाउंड बहस होनी चाहिए। हमारा बनता कितना था इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट? 860 बनता है, लेकिन क्या हमने देना भी है? अब डेफिनेटली अलग अलग भी शायद सोचा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद लेना भी है देना भी है, बनती ही बात है सर। कितना देना था उधर? 105 देना है पिछला,
ले पूरा लिया था तो ऊपर जाए वापस 7.5 लाख पूरा ले लिया। अब 105 देना है और यकीनन 860 लेना है। ऐसे ही है सर, तो बताएं क्या एंट्री बनती है? कैलकुलेटर पकड़ना, कैलकुलेटर से रिसीवेबल तो नहीं करेंगे, रिसीवेबल क्रेडिट बताएं 860, ठीक है, छोड़ दे पहले आराम से फिगर छोड़ो। 860 रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। रिफंड लायबिलिटी कितने से डेबिट? वो क्यों डेबिट? डेफिनेटली व्हाट आई एम अज्यूमिंग है, कुछ मैं अज्यूम शायद कर रहा हूँ कि हमने नेट लिया है। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अलग का मीनिंग क्या हो सकता है? पहले कैश ले 860, लेकिन डेफिनेटली हमने देना भी है फिर, तो रिफंड लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। मैं शायद कंपाउंड एंट्री की तरफ जा रहा हूँ। बताया फिर कैश कितना नेट आएगा? ये बेटा काउंटर एंट्री है सॉर्ट ऑफ 750 बन 55 बन। इसकी तरह एक मिनट नरेशन लिखवा जरा, ये मतलब हुआ क्या? उर्दू में लिखवा दो, मतलब उर्दू में बोल दो, इंग्लिश में। अपनी एंट्री लिखे ना खुद से उर्दू में, जरा नरेशन है, फिर बाद में इंग्लिश में कर लेते। सर क्यों नहीं कर सकते थे? कर ले, लेकिन अगर वहां नहीं किया तो यहाँ कर लेते हैं। ये अचानक कहाँ से साइंस निकल आती है? इसके नरेशन उर्दू में लिख बताए अपने पास, बल्कि उर्दू में लिखे, लेकिन उर्दू भी हमारी अब वैसी है, उर्दू इंग्लिश मिक्स कर लेते हैं ना, पूरी इंग्लिश है ना पूरी उर्दू है, इंग्लिश सी है। एक दफा ये मैंने वर्ड सुना था, वैसे मेरा ख्याल ठीक है, मैंने किसी से, पता नहीं किसी साइंटिस्ट से सुना कि हमारी इंग्लिश है। वो तो है भाईजान, लेकिन हमारी वो भी नहीं है सही, हमारी एसएमएस इंग्लिश है, जिसने पहले वो उसी शख्स को समझाती है जिसने पहले एसएमएस कोर्सेज किए हो। बाकी जैसे ठीक है, हर रोज नई जिद्दत हो जाती है इसमें। ये सर क्या स्टोरी है? हाँ जी, कैश रिसीव, भाई ने सही कहा जी, कैश रिसीव नेट ऑफ रिफंड, सीधी सी बात। हाँ नहीं जजाकल्लाह मौसम। नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हम एक और कर सकते थे 25 दिसंबर वापस आना। 25 दिसंबर वाले दिन हमने जब ये दो एंट्रीज की हैं, एक रिफंड लायबिलिटी वाली और रिसीवेबल वाली, तो यहाँ पर एक तीसरी एंट्री हो सकती थी। कॉन्ट्रा का मतलब तो ये होता है कि जो रिसीवेबल और पेएबल से नेट ऑफ करना है, वो तो फिर कैश का वेट तो नहीं हो रहा। कॉन्ट्रा एंट्री बोला था क्या होती है? रिसीवेबल क्रेडिट एंड पेएबल डेबिट, तो वो तो फिर कैश के बाद में फिर जो नेट आएगा वो आना। तो यहाँ 25 दिसंबर को आप एक कॉन्ट्रा एंट्री भी कर सकते थे। किस एंगल से? मतलब कि ये हमने सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का 860 लेना और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट 105 वापस करना। तो यहाँ अगर एंट्री यहाँ हम कर लेते तो फिर शायद हमारी 10 जनवरी वाली एंट्री सिंपली रह जाती कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट 755। तो लिख लें जरा, ये भी अगर और करके लिखना पीछे, या इससे अगर पहले ये वाली एंट्री के नीचे लिखना कैश रिसीव नेट ऑफ रिफंड लायबिलिटी, और इसके नीचे जरा लिख लेते हैं और लेकिन बात सुन लें जरा, और फिर पहली डेट आएगी 25 दिसंबर, उस दिन एंट्री बोले पहले करवा दें जरा। ये जो सेकंड लास्ट दो एंट्रीज हैं इनके ऊपर जरा जाएंगे। 25 दिसंबर, आंसर नहीं सर, आंसर नहीं अपना, आंसर नहीं। रिफंड लायबिलिटी डेबिट, रिफंड लायबिलिटी डेबिट, रिसीवेबल। ये मतलब हमने किस दिन फिर क्या कर दिया? 105 को नेट ऑफ कर दिए और फाइनली अब हमारा रिसीवेबल ही 755 रह गया, और देयरफॉर फिर 10 जनवरी की एंट्री क्या बन जाएगी? कैश डेबिट एंड रिसीवेबल क्रेडिट बाय रुपीज 755। तो मैंने शायद इन दोनों एंट्रीज का एक नेट इफेक्ट ऊपर लिखा, जरा देखें इस तरह। मेरी ये एंट्री कंपाउंड एंट्री जो हमारी है, ये इन्हीं दो एंट्री से नेट इफेक्ट है। तो डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद फिर मेरे ख्याल 25 तारीख को शायद फिर वो कॉन्ट्रा इन सेंस के उस दिन फिर हमने देना भी था लेना भी था। ठीक है, तो लिखो दोनों तरफ से लिखो।
नहीं, अनअर्न इनकम का भी मेरा नहीं ख्याल कुछ होना चाहिए। अनअर्न इनकम मेरा ख्याल है तब खत्म होनी चाहिए जिस दिन अब रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, तो वो 15 तारीख को मेरा ख्याल अनअर्न इनकम का फैसला। हाँ वो तो फिर 25 को तीनों एंट्रीज को इकट्ठा एक इफेक्ट लेना, लेकिन अनअर्न इनकम 860 हो, अनअर्न इनकम 860 है, बाकी डेफिनेटली से इकट्ठा करो। सेंस क्लियर होगी सारी। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट सर 15 जनवरी। अब क्यों रोका है यहाँ? फाइनल बोल दे, फाइनल बोल दे, सही वर्ड्स के साथ फाइनल बोल दे। फाइनल एंट्री अनअर्न इनकम और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट। रेवेन्यू रिकॉर्ड होना बाय रुपीस, बाय रुपीस सर जी। रेवेन्यू तो 860 है नहीं, 4000 इंटू 250। ओके चलिए ये वाइंड अप करवाया सही। बी पार्ट, बी पार्ट इतना मुश्किल नहीं है। जर्नल स्टूडेंट्स ओके प्लीज। जी सर, पहली डेट पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। यहाँ अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कब बनना? गुड्स की जब डिलीवरी होगी, और नंबर 2 थ्रेशोल्ड मीट होने का चांस पहले ही है सर। पहली डेट से ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दें। 14 फरवरी, 28 फरवरी। डबल एंट्री पूरी बोल दें या लिखने चले? एंट्री लिखें। ये रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, लेकिन अमाउंट की तरफ आएगा। रिसीव रेवेन्यू बल्कि पहला 10,000 यूनिट सब मल्टीप्लाइड बाय हिम्मत 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 215 250 क्यों नहीं? वी आर एक्सपेक्टिंग थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई थ्रेशोल्ड मीट हो गया हुआ? क्या वाकई थ्रेशोल्ड मीट हो गया है? और जाने दे सर, वो तो 15,000 पे मीट होना है, अभी कहाँ मीट हो गया? ये एग्जैक्टली एग्जांपल 16 है, वो तो बाद में होगा ना, अभी हमें क्या पता। हमें लग रहा है हो जाएगा, बाद में हो भी गया है, लेकिन क्या फिलहाल कस्टमर से 250 के हिसाब से रिसीवेबल होगा? यस सर। और हमें ये पता है कि 35 पर यूनिट वापस करना होगा। एग्जैक्टली एग्जांपल 16 होगी। ढूंढे ढूंढे एग्जांपल 16, एंट्री करके बैठ गए, मुझे लगता है आराम से। हमें लग रहा है थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा, हुआ नहीं है अभी। 15,000 थ्रेशोल्ड है, हुआ है अभी 10,000 यूनिट्स बिके हैं। क्या फिलहाल यू हैव अनकंडीशनल राइट टू रिसीव 250 रुपीज पर यूनिट? हाँ, हमें क्या महसूस हो रहा है कि 35 पर यूनिट वापस करना होगा। ये मिल गया एग्जांपल 16। एग्जांपल 16 पे नंबर, ये तो एग्जैक्टली सेम एंट्री में है। तो कितना क्या होगा, कितना क्या होगा? पेबल टू कस्टमर मींस रिफंड।
जी जरा आगे चले सर, ये क्लियर होगी प्लीज अब बात? नहीं? जी मिस्टर मायू को एक डेट बता दो यार। 20 मार्च क्या होना इस दिन? कितने हिम्मत, कितने पैसे मिलेंगे? फिलहाल कितने मिलने चाहिए? 25 लाख। 25 थ्रेशोल्ड हैज नॉट मेट, थ्रेशोल्ड हैज नॉट मेट। डबल एंट्री, कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट हाउ मच? 25 लाख, पूरा 25? जाने दें। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट 1 जून को क्या करना है? ऑर्डर आया नहीं, सब्सिक्वेंट वाली बहस अब पार्ट ए में थी नहीं यार, पार्ट बी हो रहा है। पार्ट बी में अनकंडीशनल राइट डिलीवरी पे होना ही है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए में अनकंडीशनल राइट टू रिसीव की अलग स्टोरी थी। पार्ट बी में अनकंडीशनल राइट टू रिसीव इज व्हेन ऑल goods are delivered. जी व्हाट इज द डेट? 15 जुलाई। डबल एंट्री बताएं, ठीक है। ना डरे सर, हिम्मत करें। रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? नहीं पर आप कुछ रेवेन्यू क्रेडिट ही कर रहे हैं, कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। कितने यूनिट्स? क्या अब वाकई थ्रेशोल्ड मीट हो गया? कितना हो गया? 18 हो गया, 18,000, 15,000 वाला थ्रेशोल्ड मीट हो गया है। रेवेन्यू तो हम पहले 215 के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे थे और अभी भी करेंगे, तो रेवेन्यू की तो बहस नहीं है। फिगर बन जाएगी 1720,000। रिसीवेबल की तरफ आए और सोच के तरह आए और अलग अलग रख लें, ठीक है, कॉन्ट्रा भी हो सकते हैं, पहले अलग अलग सोच लें। इसके अगेंस्ट रिसीवेबल की स्टोरी चलाएं। मेरे ख्याल में अब रिसीवेबल यही होगा, वजह बताएं। अब थ्रेशोल्ड मिल गया, हमारा राइट टू रिसीव ही 215 रुपीज पर यूनिट। अब वो बहस खत्म हो गई कि वो उसने 250 देना है और हमें वापस करना है। अब उसका बनता ही 215 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है, यहां तक लिख लें। लेकिन शायद इसी डेट पे फिर एक पुरानी एडजस्टमेंट शायद खत्म होनी चाहिए, कर दें, वो भी कर दें। नहीं वो भी सही कीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल। हाँ चले ठीक है। 15 जुलाई को ये मैंने जो सेकंड ऑर्डर है उसके एंगल से एंट्री की है। पिछले ऑर्डर की कोई फिगर एडजस्ट होनी है, जरा देख लें, बताएं एंट्री। कर लें कर लें, पहले कर लें, कर लें कर लें, 1 मिनट लगा लें। क्या वो आप नहीं लिख रहे एंट्रीज? नहीं लिखी तो होंगी लेकिन अपने हाथ से लिखने का। अच्छा नहीं, लेकिन खुद आंसर देख के नहीं फिर करना। हाँ ठीक है, आइडिया तो यही है, कम से कम पहले सुन लिया जाए सही। नौजवान कहते हैं देखी जाएगी, कहीं मिट ना जाए। बल्कि वन सेकेंड, शायद 15 जुलाई पे जरूरी नहीं है, 18 पे जाके भी हो सकता है काम। 15 तक आ गया हमारा। अब आपकी चॉइस है कि आपने 15 को अलहदा और 18 को अलहदा करना है, या शायद 18 पे इकट्ठा ही करना है। तो मेरा ख्याल है जो आपका दिल करता करें, हमारा इंशाल्लाह नेट इफेक्ट सेम होगा। अब क्योंकि सेम अकाउंटिंग ईयर्स है तो शायद करें जो भी करना है। ये 15 17 15 तक हो गया, लास्ट एंट्री फाइनल कर। ये ठीक है। रिसीवेबल क्रेडिट 1720, रिफंड लायबिलिटी 350।
मैं अगर कंपाउंड कर रहा हूं तो कैश डेबिट होगा फाइनली 1720 माइनस 350 which means 1370. रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 1720 एंड रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी 350. कोई अगर डायरेक्ट एसी के सामने है तो मेरे ख्याल आगे पीछे हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि एटलीस्ट सामने कम से कम नहीं ठीक तो है, वक्ती तौर पर बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं अगर डायरेक्ट नहीं पड़ी तो आप तो मैंने कहा भी कुछ नहीं, मेरा क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। जी ऑल्टरनेटिवली किसी ने 15 और 18 को कुछ किया तो देन आपने फिर कंडीशनल किया होगा, 15 को आपने किया होगा रिफंड लायबिलिटी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट बाय 350 रिफंड लायबिलिटी रिसीवेबल क्रेडिट और यहाँ फिर हमारा रिसीवेबल ही रह जाएगा 1370 तो फाइनली कैश डेबिट एंड रिसीवेबल क्रेडिट बाय 137. बहरहाल अभी इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस का मकसद असल ये है कि आपका जरा जहन खुले और जरा जहन खोलने की कोशिश करते रहेंगे। पेज नंबर 16 पे आता है, जरा दो तीन छोटी छोटी जरूरत है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया पेज नंबर 16 दरमियान से नीचे तरफ ढूंढे रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स विद आफ्टर सेल सर्विसेज। पेज नंबर बता दो सर 16। रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम सेल ऑफ गुड विद आफ्टर सेल सर्विसेज मिल गया। इसकी इंग्लिश पढ़ने से पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं, एक पैराग्राफ छोड़ कर सर्विसिंग इन सेलिंग प्राइस XPLC means X public limited company. Sells a new system to a client and invoices 8 lakh rupees. This price includes after sales services for next 2 years with an estimated cost of 35,000 each year. ये sometimes अगर आप कोई AC वगैरह खरीदे ना तो इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट होता है और ये भी शायद बोला जाता है कि फ्री आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज फ्री होंगी, लेकिन आप मेरे से ज्यादा अकाउंटेंट्स हैं, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। हाँ होता ये है कि इकट्ठे पैसे ले लिए जाते हैं और उसमें लेकिन कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे तो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका रेवेन्यू तो फिर आप इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी उसे फिर आप जैसे जैसे सर्विसेज देंगे उस साथ साथ इनकम। तो ये ब्रेकअप जो हम इस वक्त डिस्कस करने लगे, दिस ब्रेकअप हैज नो कंसर्न विद द कस्टमर, ये सिर्फ सेलर के एंगल से आपको पता हो। तो ये जरा मेरे वर्ड ज़हन में रख के दोबारा सेकंड लाइन पढ़ो। दिस प्राइस इंक्लूड्स after sales support for next 2 years with an estimated cost of 35,000 each year with underline करें। ये 35,000 कॉस्ट है, तो आफ्टर सेल सर्विसेज पे आप सिर्फ अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं कर रहे होंगे, आप उस पर प्रॉफिट लेने का भी हक रखते होंगे। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ रहा, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर सच सपोर्ट इज 17.5%. हाउ शुड द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड? मतलब पहले इस बात को जरा ध्यान से बोर्ड पे देखो। 8 लाख बताएंगे एक सेल प्राइस है, एक सिस्टम बेचा है 8 लाख उसकी सेल प्राइस है, इनवॉइसेस 8 लाख, किससे लेना है? अब इसके दो हिस्से हैं,
क्या इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज है? लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज की कॉस्ट होगी या सेल प्राइस होगी? मार्जिन दिया हुआ, तो आप जरा गौर से देखेंगे फिगर्स। 35,000 क्या है ऑफ 1 ईयर, आपने कितने अरसे की देनी है सर्विसेज? इंटू 2 क्यों किया मैंने? इंटू 2 क्यों किया सर? व्हाट इज 70,000 कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज फॉर 2 years डिवाइड बाय नेक्स्ट पैराग्राफ, मार्जिन डिवाइड बाय बताना है, डिवाइड बाय बताना है 82.5। कहां से 82.5 कहां से आ गया? ये कॉस्ट है, सेल 100 है, कॉस्ट 82.5 होगी अगर 17.5% प्रॉफिट है, इनटू 100 करें एक सेकंड, ये किसकी सेल प्राइस आ जाएगी? कितने सालों की? टोटल सेल प्राइस कितनी है? टोटल सेल प्राइस कितनी है? 8 लाख में से डिफरेंस लें, 715,152 कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? जब सिस्टम डिलीवर कर देंगे, इट इज अज्यूम कि कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। 84,848 को कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? ओवर अ पीरियड 2 years, एक साल अगर गुजर गया तो इसमें से हाफ रिकॉर्ड कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर फिर जब रिमेनिंग हाफ कर जाएगा। इसका ब्रेकअप बना लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं ये। हाँ जी, वो तो हाफ तो कर लेते हैं। एक शुरू की एंट्री लिख रहे हैं बस, पहली। कैश कितना? रेवेन्यू फ्रॉम सिस्टम कितना? और 152 के बाद जो 84,848 है, फिलहाल सारा क्या? एंड इनकम मींस कॉन्ट्रैक्ट लेवल। अब ये एंट्रीज में रख के इसके ऊपर इंग्लिश में जरा पैराग्राफ पढ़ें। ये लिखना भी पड़ जाता है, इसलिए काइंडली इस बाद में जो हम डिस्कशन इसलिए कर लेते हैं, पहले बात समझ आ जाए, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ इंग्लिश में वर्ड्स जहन में रखने इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने एंट्री लिखी है जरा पढ़े, जरा क्या लिखा। When the selling price of a product includes an identifiable amount of subsequent servicing, means for 84,848, that amount is deferred का मतलब पोस्टपोन। ये इनकम है लेकिन अगले सालों की। कितने रुपए हमने अगले सालों में पोस्टपोन किए, या कितनी इनकम अगले सालों में डेफर हो गई? डेफर, तो कौन सी अमाउंट डेफर कर दें? सब्सिक्वेंट सर्विसिंग वाली। एंड रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू ओवर द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द सर्विसेज परफॉर्म। और ये जो अमाउंट डेफर करें, इट शुड इंक्लूड कॉस्ट एज वेल एज रीजनेबल प्रॉफिट। सिर्फ कॉस्ट डेफर नहीं करनी, सेल प्राइस डेफर करनी। द अमाउंट डेफर्ड should be sufficient to cover both the 70,000 या 84,848 cost as well as reasonable profit margin जो आपने इसमें कमाना। एक दफा दोबारा पढ़ दें पूरा इंग्लिश में।
देन कर ली पेज नंबर 18 पे आना। कुछ मेथड्स लिखे हुए मेजरिंग प्रोग्रेस के, लेकिन वो सारे मेथड्स की बजाय इस वक्त एग्जांपल देखें जरा पेज नंबर 18 के अंदर। पेज नंबर 18 लास्ट, XPLC. XPLC is engaged on a contract to develop new computer software for a customer. The contract has not been completed by the reporting date 31st December 15. Next line underline करना, XPLC is reasonably certain of the progress towards complete satisfaction of performance obligation. अब इसकी ट्रांसलेशन करते रहें जरा, आपके ज़हन में क्या बात बनती है? किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट मिला? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब सम टाइम कुछ चीजें ऐसी थी, जिसमें अगर आसान से एग्जांपल कर बिल्डिंग की तरह सोचना, अगर आपको बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो समटाइम्स हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट किसी एक अकाउंटिंग ईयर में स्टार्ट हुआ हो और किसी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट हो, और हो सकता है बहुत से अकाउंटिंग ईयर्स भी लग रहे हैं। तो अब क्या आपको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा उस अकाउंटिंग ईयर में जाके, या साथ साथ ईयर एंड्स पे ये देखना चाहिए कि कितने % काम हो गया है और अकॉर्डिंगली रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? समझ आ रही मेरी बात? लेट्स अज्यूम 2019 वाले साल में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ और इससे कंप्लीट होना है 2022 वाले अकाउंटिंग ईयर में, तो क्या सारा रेवेन्यू 2022 वाले अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करें, या साथ साथ देखें कि ईयर एंड्स पे कितने कितने % काम हो गए और अकॉर्डिंगली डिसीजन? अब इसमें भी साथ साथ देखें या इकट्ठा देखें, इंशाल्लाह लंबी बहस है, लेकिन मेरी पहले एग्जांपल समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट आपका किसी एक अकाउंटिंग ईयर में स्टार्ट हुआ और किसी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ एक मसला ये बनेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो उस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, या ईयर वाइज देखें कितना कितना काम हो गया? नहीं, वो भी हम इस बात को फर्दर में खोलता हूँ, मतलब ये दो सवाल मैंने आपके ज़हन में उठाए हैं, तो जरा दोबारा करनी पड़ना है मेरा। कॉन्ट्रैक्ट वो कहता है 31 दिसंबर 15 पे कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन क्या ये हम समझते हैं कि इंशाल्लाह प्रोग्रेस जिस तरफ जा रही है हम कंप्लीट कर लेंगे और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देयर पर सेटिस्फाई हो जाएगी? अब ये भी तो हो सकता है कि हमें खतरात लग रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो वो भी एक बहस बीच में आ रही है। तो कहते हैं टोटल रेवेन्यू इस कॉन्ट्रैक्ट का जी 7 लाख एंड टोटल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 4 लाख। 7 लाख क्या है, 4 लाख क्या है? 7 लाख हमारी इनकम है और 4 लाख हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा है। नेक्स्ट सेंटेंस में अंडरलाइन करना कहता है कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000 हैज बीन इनकर्ड टू डेट। टू डेट यहाँ कौन सी? 31 दिसंबर 15 तक हमारा कितना खर्चा हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस, XPLC measures percentage of completion by comparing cost incurred to date against total expected cost। इसको अंडरलाइन करना। अब अगर साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो फिर क्या ये पता होना चाहिए कि कितने % काम हो गया है, कितने % काम हो गया है कि मैयर करने का एक तरीका क्या बता रहा है? ये लाइन पढ़े दोबारा अंडरलाइन वाले को, कैलकुलेटर उठाएं, कितने टोटल खर्चे में से कितना खर्चा हो गया? 4 लाख में से 1.5 लाख या 7 लाख में से 1.5 लाख? 4 लाख में से 1,50,000 अगर हो गया तो ये कितने % काम पूरा हो गया? कैसे प्रोपोर्शन बनाएंगे? 150,000 डिवाइड बाय 4 लाख इनटू, एक सेकंड 100 करें, वैसे जरूरत नहीं होती है लेकिन करें तो ये 37.5% बन जाएगा। व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ दिस 37.5%? टोटल काम में से 37.5% काम अगर कंप्लीट हो गया है तो 7 लाख ढूंढे जरा। क्या 7 लाख में से भी 37.5% अमाउंट रेवेन्यू बन जानी चाहिए? अगर हम साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें जरूरत पड़ा करेगी स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट करने की। स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मुराद कितने % काम हो गया है, और द वन मेथड टू कैलकुलेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इंकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट टू बी इंकर्ड। ब्रैकेट में मैंने बोला तो बहुत कुछ बोल दिया मैंने, ब्रैकेट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ये।
क्या मतलब है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जितने परसेंट काम पूरा हो गया है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो पढ़ाई की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो तो 100 से आगे निकल गई मुझे लगा। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितने परसेंट काम हो गया है, तो कितना टोटल खर्चा होना था, 4 लाख कितना हो गया है, तो 150 डिवाइड बाय 4 लाख इनटू, अच्छा अब इनटू 30 इनटू 100 करने की यहाँ जरूरत इसलिए नहीं थी, जरा कैलकुलेटर पढ़ो, ये सीधा जरा 7 लाख से ضرب है। ये क्या करके मैंने क्या किया है, ये प्रोपोर्शन बन जाएगा ना, 150 डिवाइड बाय 4 लाख से ये पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा 0.375 इनटू 100 करके परसेंटेज में भी आंसर आ सकता है, लेकिन आपने उस परसेंटेज का असल में करना क्या है, उस परसेंटेज की बेस पे फिर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। तो स्ट्रेट अवे फिर मैंने रेवेन्यू से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट हमारी आ गई 262,500 का मीनिंग क्या है 262,500, ये वो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है जो हमें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए अगर हम साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं। कोई डबल एंट्री सजेस्ट करके बात ये खत्म कर, नहीं रेवेन्यू क्रेडिट होना है 262,500, इट्स रेलेवेंट कैश आ गया नहीं आ गया है ये बहस नहीं, मतलब मीन्स से हमारा फोकस अगर रेवेन्यू पे है, बाकी अगर कैश साथ ही आ गया तो वो डेबिट, रिसीवेबल अगर नहीं आया और अगर पहले आ गया था तो वो अनएंड अब डेबिट हो जाना चाहिए। तो ये तीनों एंगल्स से लेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेवल। जी और कॉस्ट की एंट्री भी फिर अगर डाटा है तो कर लेनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेबिट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेबिट 150 एंड कैश पेबल क्रेडिट। क्या करना, अब ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं आप, मेरे ख्याल कैश पेबल हमारा खर्चा होना है, ये हो गया या पे हो गया होगा, ये होना होगा। 1.5 लाख हमारा खर्चा है और 262,500 हमारा रेवेन्यू। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, साथ साथ रखें जरूर, तो परपेचुअली चलें साथ साथ। पेज नंबर 24 निकालना, बीच में मैं इंग्लिश इस वक्त स्किप कर रहा हूँ, इंग्लिश फिर मेरे ख्याल है किसी एक दिन पढ़ेंगे आराम से बोर होंगे। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम अब F2 में आने का ये फायदा जरूर है कि कम से कम इसका रट्टा जरा, पहले ये सारा अनफॉर्चुनेट रट्टा भी लगाना पड़ता था, अब रट्टा कम से कम शायद जान छूट सकती है। पेज नंबर 24, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ IFRS 15 लिखे हुए, एक छोटी सी बात और कर लें ताकि हम कल शायद 2-3 अच्छे सवाल कर सकें। पेज नंबर 24 के एंड पे हैं हम, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ IFRS 15, पेज नंबर 24। कॉस्ट, इसको पढ़ते हुए आप इस वक्त एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाए। कॉन्ट्रैक्टर मींस आपने फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बना के किसी को देनी और उसका कोई एग्रीमेंट फाइनल हो रहा है, आप इस वक्त बिल्डिंग बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, बड़ा सा कोई कॉन्ट्रैक्टर। तो कहता है कॉस्ट माइट बी इन ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने के लिए भी कोई खर्चे करने पड़ते हैं, और फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हाँ जी, टेंडर लेने के भी खर्चे होते हैं, और अगर टेंडर मिल जाए तो फिर बिल्डिंग बनाने पे भी आपके खर्चे होंगे, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग। तो किस किस पे खर्चे हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट से हवाले से, ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। पहले आ रहे हैं जरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इंक्रीमेंटल किसे कहते हैं, एडिशनल, इजाफी। इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, incremental cost of obtaining a contract are those costs, incremental costs of obtaining a contract are those costs that would not have been incurred if the contract had not been obtained। ये खर्चे ना होते अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन ना हुआ होता। इन अदर वर्ड ये इसलिए हुए हैं
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन हुआ, ब्रैकेट पढ़ा। ये ना होते अगर क्या ना होता, और ये हुए हैं इसलिए क्योंकि क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ टेंडर कॉन्ट्रैक्ट द कस्टमर आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से बात हो रही है। तो वंस अगेन शायद क्या इन खर्चों को इमीडिएटली या उन सालों में इन खर्चों को एक्सपेंस आउट करें जब इन खर्चों के अगेंस्ट हमें कोई रेवेन्यूज भी मिलेंगे। नहीं, ये बात हो रही है। रिकॉग्नाइज एज एन एसेट से मतलब यहाँ क्या, फिलहाल क्या करें, कैपिटलाइज करना। ये तो एक्सपेंस आउट नहीं होने चाहिए। क्या एक ही साल में हो जाए या उन सालों में हो जिन सालों में फिर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट रेवेन्यू आना है। ये मैचिंग हो रही है। तो पहले क्या कर लें, सॉर्ट ऑफ एंट्री क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एज एन एसेट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एज एन एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। बाद में क्या फिर इन एक्सपेंस आउट भी होना चाहिए। कब, नहीं बात नहीं क्लियर हुई मेरी। मेरा तो ख्याल लॉजिकल ट्रीटमेंट है यार, पहले साल में ही या सब सालों में मैच करें, मैचिंग हो रही है। नेक्स्ट कहता है कॉस्ट टू obtain a contract that would have been incurred regardless of whether the contract was obtained or expensed as incurred। ये किन कॉस्ट की बात हुई है, ये जो ऊपर ट्रीटमेंट मैंने बताया आपको एसेट बना लें, ये किन के लिए बात हुई है, उन इजाफी खर्चों की बात हुई है जो इसलिए इंकर हुए हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और या ये इंकर ना होते अगर कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता। लेकिन नेक्स्ट वो कहता है थर्ड पैराग्राफ में, अगर कोई खर्चा ऐसा है जिसने होना ही था चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, उसका क्या करें, एक्सपेंस आउट करें। जी नहीं, वो भी नीचे एग्जांपल्स आ रही हैं खतरनाक किस्म। एक एक्सेप्शन लिखी हुई है, अनलेस दे आर रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो ये ब्रैकेट की भी इसको जरूरत नहीं, बट इज द मेन नॉर्मल ट्रीटमेंट। किसका क्या, कंसंट्रेट जरा। ऐसी इंक्रीमेंटल कॉस्ट जिन्होंने जो इंकर हुई है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन हुआ है, इनको तो कैपिटलाइज करें और बाद में फिर जितनी ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उस पे इसे एक्सपेंस आउट करें, प्रॉफिट एंड लॉस में बाद में चार्ज करें। लेकिन अगर ऐसे खर्चे हैं जो रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड और नॉट, इंकर होने ही थे, उनको उसी साल में एक्सपेंस आउट करें जिस साल से वो रिलेटेड है। इसको समझने के लिए नेक्स्ट पेज की एग्जांपल का, अगर लग रहा है कि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ obtaining a contract, XPLC wins X Limited wins a competitive bid to provide consultancy services to a new customer। जीत गए सर, क्या जीत गए, कंपेटिटिव बिड जीत गए हैं, मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। X Limited incurred the following cost to obtain the contract। अब ये पढ़ते हुए आपने पिछले जो वर्ड्स पढ़े हैं पिछले पैराग्राफ्स में, वो जरा कुछ कोशिश करनी है ज़हन में आए। कमीशन टू सेल एम्प्लॉइज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये खर्चा इसलिए हुआ है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन हुआ, क्या ये खर्चा ना होता अगर कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता। क्या लिखा भाई, एक्सटर्नल लीगल फॉर ड्यू डिलिजेंस। खतरनाक लफ्ज का मतलब ब्रैकेट में नीचे पड़ा। ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपको लीगल एडवाइजर हायर करने पड़ते हैं। तो लीगल एडवाइजर की फीस को शायद ये सब कुछ स्टोरी लिखी हुई है। एक्सटर्नल लीगल कॉस्ट फॉर ड्यू डिलिजेंस, बिड प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको अगर कंसल्टेंट हायर करना पड़ा लीगल एडवाइजर टाइप, ये उसके पैसों को कहा गया है। क्या ये खर्चा इसलिए हुआ है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या इसने होना ही था चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिलता या ना मिलता। और जाने सर अगर ना कॉन्ट्रैक्ट मिलता फिर कहाँ होना था। क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने ही बनाने थे चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले। वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो डॉक्यूमेंट बनाएंगे नहीं यार। थर्ड ट्रैवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल, ये इंशाल्लाह जब आप पहुंचेंगे आर्टिकल्स में तो ये बात आपको बड़े आराम से वहां समझ आ जाएगी। ये जो ट्रेनिंग स्टूडेंट बेचारे होते हैं, ये जब टेंडर डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो वो अपनी बाइक को किक मारते हैं और पहले पेट्रोल के पैसे अपनी जेब से, और बाद में रीइंबर्स हो जाते हैं आते ही। बाद में जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं
तो उन्हें फौरन रीइंबर्स कर दिया जाता है। तो ये वो ट्रैवल कॉस्ट फॉर डिलीवर प्रपोजल, मतलब गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल वापडा का कोई टेंडर था, तो आपके ऑफिस से आपको वापडा ऑफिस तक गया है और रास्ते में ट्रैवलिंग कॉस्ट इंकर हुई है। ये ट्रैवलिंग कॉस्ट इंकर ना होती अगर कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता। नहीं मतलब मैं एक अपनी बात करूं, आप बोल ही नहीं रहे। पहले 10,000 पे आ जाए, पहले 10,000 पे आ जाए। पिछले पैराग्राफ में जो पिछले पेजेस पे जो पढ़ा था उसके एंगल से मेरे वर्ड समझ। पहला 10,000 क्या ये इंकर ना होता अगर कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता? और सर जी ना होता अगर ना मिलता सर, क्या ये इसीलिए इंकर हुआ है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिला है? क्या ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट है 15,000? ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स आपने बनानी थे यार, अल्टीमेटली वो टेंडर अप्रूव हो या ना हो, तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनने थे, लीगल एडवाइजर ने पैसे देने थे। क्या दिस कॉस्ट हैज बीन इंकर्ड whether or not the contract has been obtained, regardless of the contract has been obtained or not? But is it an incremental cost of obtaining the contract according to the previous page? ट्रेवल कॉस्ट का सोच के बताएंगे। तो 15,000 और 25,000 मीन्स 40,000 का क्या करेंगे, और 10,000 का फिलहाल क्या करके फिर क्या करेंगे? नीचे एनालिसिस पढ़ो। The commission to sales employees is incremental to obtaining the contract and should be capitalized as contract asset. एक एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करें और फिर जितनी ड्यूरेशन होगी उसके हिसाब से इसे एक्सपेंस आउट करें। The external legal fees and traveling costs are not incremental to the obtaining of the contract because they are incurred regardless of whether the company obtained the contract or not. कुछ क्लियर है प्लीज? तो बस यहाँ इस वक्त छोटी सी एग्जांपल का मकसद ये है कि जरा वर्ड सही समझ आ जाए, वो किन खर्चों के इंक्रीमेंटल कह रहा है और किन को नहीं कह रहा, अपने लफ्जों में। अगर एक खर्चा इसलिए हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन हुआ है तो वो तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, लेकिन अगर एक खर्चा ने रिगार्डलेस कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन हुआ है या नहीं हुआ, इंकर होना था, तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और देयरफॉर उसने फिर एक्सपेंस आउट होना है। मींस उसे 10,000 कैपिटलाइज होगा और 15,000 जमा 25,000 40,000 रुपया एक्सपेंस आउट होगा इन द पीरियड इन विच इट इज इंकर्ड। एक छोटी सी एग्जांपल और करके उठिएगा, एक मिनट है, बल्कि एग्जांपल ऊपर करेगा। कहता है एंटिटी may recognize the incremental cost of obtaining the contract as an expense, ऊपर कहता है capitalize, इधर कहता है expense, when incurred if amortization period of the asset is। अब यहाँ amortization का सिंपली मतलब एक्सपेंस आउट के एंगल से, इस कॉन्ट्रैक्ट एसेट ने फिर बाद में एक्सपेंस रिकॉर्ड होना, उस बाद में एक्सपेंस को यहाँ क्या वर्ड दे हो, amortization। वो कहता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का या 1 साल से कम का, ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिला है ये है ही 1 साल या 1 साल से कम अरसे का, फिर इसे कैपिटलाइज करके करेंगे भी क्या? अगर आप कर भी लेंगे कैपिटलाइज तो क्या उसकी यूजफुल लाइफ डिवाइड बाय 1 नहीं होगी, तो बाद में फिर एक्सपेंस वाली एंट्री करते रहेंगे। तो ये कैपिटलाइजेशन शायद कभी रेलिवेंट रहेगी, लेकिन अगर 1 साल के अंदर अंदर का ही कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर अगर आप कैपिटलाइज कर लें इसमें भी हर्ज नहीं है, लेकिन फिर दूसरी एंट्री भी आपको उसी साल करनी है। पहली एंट्री बोला अगर कैपिटलाइज कर भी लें कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर साल के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो गया तो एक्सपेंस डेबिट एंड कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट एक ही साल के अंदर ही काम हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दो काम 1 साल नहीं बहुत से सालों में होने हैं तो देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ पेइंग कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैपिटलाइज्ड एंड देन अमोर्टाइज से यहाँ क्या मुराद हुआ करेगी, बार बार ये लफ्ज बना, अमोर्टाइज सिंपली मींस एक्सपेंस, मतलब ये कोई फिजिकल एसेट नहीं है। डेप्रिसिएशन वर्ड जरा शायद फिजिकल एसेट्स के लिए, तो एक फिजिकल एसेट कोई नहीं बन रहा, एक खर्चे को हमने प्रीपेड टाइप चीज है शायद, वैसे एक ऐसा एक्सपेंस जिसका एडवांटेज बेनिफिट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें होगा, जिस सॉर्ट ऑफ डेफर सही है, पोस्टपोन कर दिए, खर्चे को पोस्टपोन कर दिए और बाद में फिर रेलेवेंट ईयर्स में प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर दिया। जी वंस अगेन आज कोई इसके लिए होमवर्क नहीं है, उसकी वजह सोल क्या है आपको पता है, क्योंकि आप कंसल्टेशन कर ही जा रहे हैं और कर ही जा रहे हैं, लेकिन आज का दिन अब मेरे ख्याल वेस्ट ना ही करें, नेक्स्ट वीक से फिर इसको टाइम भी देना शुरू करें। अच्छा मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीकेंड तक ये बहस खत्म हो जाए, लेकिन अगर ना खत्म हो सकी तो इतनी साइंस नहीं है। जो आपके ज़हन में असल सवाल है उस सवाल का जितना मैं जवाब मुनासिब समझ रहा था वो मैंने दे दिया है। असल चीज ये है कि आप साथ साथ पढ़ें।
बाकी का सिलेबस खत्म करना है तो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात नहीं होगी। तो ये कोई इशू नहीं होता, साथ साथ तैयारी कर लें। बाकी डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोगों ने फर्दर रिवीजन भी करनी है, लेकिन आजकल भी आप रिवीजन ही कर रहे हैं और मेरे साथ जो कर रहे हैं ये ज्यादा अच्छी हो रही है। वरना जिस टाइम आप यहाँ आते हैं इस टाइम आपकी आंख ही नहीं खुलनी है, क्योंकि सारी रात आपने पढ़ रहे होना। अल्लाह हाफिज। बताइए, टेस्ट बस आज है, कंसोलिडेशन का टेस्ट बस आज है, आज है ना। उसमें खास तौर पर प्लीज एक क्वेश्चन है IFRS 9 और IAS 28 का, उस पर एक अच्छी एफर्ट होनी चाहिए। ये फाइनल देखिए।